हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज। गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, आपका क्रैश कोर्स ऑन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी हम आज 10 एमसीक्यूज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत से जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं आज उनको हम डिस्कस करेंगे इन द डिटेल। तो आज का टारगेट हमारा ये है कि 10 एमसीक्यूज हमें करने हैं फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। गाइस, शुरू करते हैं। और सबसे पहले गाइस, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में अगर आपको प्लस पे पढ़ना है तो आप जो कोर्स है वो मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है वो है कंप्लीट हायर एजुकेशन का कोर्स, जिसमें मैं पूरा का पूरा हायर एजुकेशन आपको कवर अप करवाऊंगा। एंड इसके बाद गाइस, फ्रॉम 15 जनवरी से हम एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं पेपर 2 के लिए, हिस्ट्री के लिए, जिसमें मैं एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है उसको मैं शुरू करूंगा। 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी हैं वो आपको करवाई जाएंगी। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें गाइस, तो रेफरल कोड है मेरा शिव10, इसको अप्लाई करें। इससे मिलेगा आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, और इससे आपकी कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के दोनों इससे आपके तैयार हो जाएंगे। जब भी आप कोर्स लें, या तो 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का आपको कोर्स लेना है, क्योंकि इसी से आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो पाएगी। और जब भी आप कोर्स लेंगे इस रेफरल कोड जैसा कि मैंने बताया शिव10 ही अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी फीस हो जाएगी 10,395 रुपए, यानी इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। एंड गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 जनवरी से आपकी जो फी है वो आपकी बढ़ने वाली है। तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो 4 जनवरी से पहले पहले ले लीजिए। आपके पास में 2 डेज हैं, 2 to 3 डेज हैं, इसमें से ले लीजिए, वरना आपकी जो फी है गाइज जस्ट 30 to 40% आपकी हाइक होने वाली है। और न्यू स्ट्रक्चर वो इस तरह से आपका होगा आने वाले सेशंस के लिए। तो आपके जो बैचेस हैं फॉर द जून 2021 वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिफोर द प्राइस हाइक आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसको ले सकते हैं। उसके बाद में ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मेरी फ्री क्लासेस हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे गाइस। और आज आपकी जो पेपर 1 की जो क्लास होगी वो 4 बजे होगी, तो इस क्लास को भी आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करिए, काफी आपको हेल्प मिलेगी इससे। और जब भी आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करेंगे गाइस, तो आपको अनलॉक कोड है वो शिव10 ही लगाना है, क्योंकि इसी से आप जितनी भी फ्री क्लासेस है, जो भी फ्री कंटेंट है, उसको यहाँ से अवेल कर सकते हैं। गाइस, शुरू करते हैं। एक बार आप सभी लोग फिर से वीडियो को शेयर करें। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज की क्लास है थोड़ी सी हम छोटी ही करेंगे, ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं होने वाली है आपकी। 30 मिनट्स की आज हमारी क्लास होगी, और 10 एमसीक्यूज हैं जो हमें आज कवर अप करने हैं गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर ऑफ गांधीज प्रपोजल फॉर एन ऑल आउट कैंपेन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के अभियान के लिए गांधी के प्रस्ताव का सबसे उत्कृष्ट समर्थक कौन सा था? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। आपके पास में है 15 सेकंड, तो 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। बताइए इसका आंसर। द मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर ऑफ गांधीज प्रपोजल फॉर एन ऑल आउट कैंपेन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वाज राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। 15 सेकंड है, और 15 सेकंड में गाइस आपको आंसर बताना है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। द करेक्ट आंसर विल बी बी। इसका जो आंसर होगा गाइस वो है आपका बी। ठीक है। जो सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल गाइस, वो इसके उत्कर्ष सपोर्टर होते हैं, है ना। तो देखिए, जो
सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद में गाइस इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बिस्मार्क और इंडिया। अब बिस्मार्क कहां का था, एक बार मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि बिस्मार्क कौन था, ठीक है। और जो पटेल थे गाइस वाज मोस्ट fervent सपोर्टर ऑफ गांधीज प्रपोजल फॉर ऑल आउट कैंपेन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू सपोर्ट द ब्रिटिश क्विट इंडिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है गाइस, ओके। एंड जो आपके पटेल हैं वो 1940 में गाइस अरेस्ट भी किए जाते हैं, 9 मंथ के लिए इनको जेल हो जाती है, और इन्होंने जो क्रिप्स मिशन है उसका भी खुल के विरोध किया था, है ना। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी। तो जिसका भी आंसर बी है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, द पेशवा accepted the subsidiary alliance with the British via which among the following treaties? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ सालबाई या ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव, बताइए। द पेशवा accepted the subsidiary alliance with the British via which among the following treaties? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ सालबाई या ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव। 15 सेकंड है और 15 सेकंड में दोस्तों आपको आंसर देना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। The Peshwa accepted the subsidiary alliance with the British via which among the following treaties? Treaty of Purandar, Treaty of Bassein, Treaty of Salbai या Treaty of सुरजी अर्जुन गांव, बताइए इसका आंसर। आपके पास में है 15 सेकेंड। ए, बी, सी या डी? सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। बी इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका गाइस? ट्रीटी ऑफ बसीन है वो आपकी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ बसीन। ये गाइस इसी की जैसी एक ट्रीटी और थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुई थी, इसका डेट आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो गाइस ट्रीटी ऑफ जो आपकी सालबाई है वो आपका साइन होता है 1782 में, 1782 में, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होती है आपकी 1802 में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटीज हैं आपके एग्जाम के लिए, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो आंसर है वो है आपका बी, और ये 31 दिसंबर 1802 में आपका साइन होता है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकंड के बीच में आपकी ये जो ट्रीटी है वो साइन होती है। ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एंड इट वाज अ डिसिसिव स्टेप टुवर्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द मराठा एम्पायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, और जिसका भी बी आंसर है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज नॉट annexed by the British on the basis of the doctrine of lapse? सतारा, पंजाब, झांसी और करौली। 15 सेकंड है आपके पास में और 15 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। Which one of the following native state was not annexed by the British on the basis of the doctrine of lapse? सतारा, पंजाब, झांसी या करौली। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो चूक के सिद्धांत के तहत अनेक्स नहीं किया गया था, बताइए। और साथ में मुझे ये भी बताओ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन से राज्य हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया था, एवरीवन। कौन कौन से राज्य हैं जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर उन्होंने अनेक्स किया था, ये सब लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ। इसका आंसर बताइए आप सब लोग, ए, बी, सी या डी, एंड द करेक्ट आंसर विल बी बी। सो करेक्ट आंसर क्या है मेरा गाइस? आपका है पंजाब।
ठीक है, पंजाब को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स नहीं किया था गाइस, है ना। बाकी सारे के सारे आपके, जैसे सतारा है, सतारा को इन्होंने 1848 में कर लिया था। संबलपुर है, इसको 1849 में इन्होंने कर लिया। उसके बाद में आपका करौली है गाइस ऑप्शन में, और करौली को इन्होंने 1852 में एनेक्स कर लिया था। ठीक है, झांसी है, झांसी को इन्होंने 1854 में एनेक्स किया था। आपका उदयपुर है, उदयपुर को इन्होंने एनेक्स किया, है ना। भगत है, इन सबको इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही गाइस एनेक्स किया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, और जिसका भी बी आंसर है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप सब लोग। Increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institution with a view to the progressive realization of responsible government in the India as an integral part of the British Empire. The above statement is known as Montagu Declaration, August Offer, Queen Victoria Proclamation या none of the above। 15 सेकेंड है आपके पास में, और 15 सेकेंड में आप इसका आंसर दीजिए सब लोग, एवरीवन। इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन विद अ व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, द अबव स्टेटमेंट इज नोन एज। बताइए, आपको स्टेटमेंट दी है, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन से ऑफर में, कौन से प्रोक्लेमेशन में, कौन से एक्ट के तहत दी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है मोंटेग्यू डिक्लेरेशन, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास अगस्त डिक्लेरेशन, थर्ड ऑप्शन है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है गाइस, ये अगस्त डिक्लेरेशन की है, अगस्त ऑफर की नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है गाइस। अगस्त डिक्लेरेशन और अगस्त ऑफर, इनमें क्या है डिफरेंस होता है, तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये अगस्त डिक्लेरेशन है, प्लीज इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ठीक है, अब जो अगस्त डिक्लेरेशन आता है गाइस, वो आपका 1917 में आता है। ठीक है, और अगस्त ऑफर कब आता है आपका, 1940 में आता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, सो बी इज द वेरी करेक्ट आंसर, अगस्त डिक्लेरेशन, इसको आप कर लीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा, who was elected the president of Indian National Congress in the Surat session 907, famous for the Surat split? Very very easy question। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। 15 सेकेंड। Who was elected the president of Indian National Congress in the Surat session 907, famous for Surat split? डॉक्टर रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नारोजी या फिरोज शाह मेहता। ए, बी, सी या डी? रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नारोजी एंड फिरोज शाह मेहता। ए, बी, सी या डी? एंड द करेक्ट आंसर विल बी ई, सिंपल वन। रास बिहारी घोष है गाइस, वो 1907 का जो आपका सूरत सेशन होता है, जहां पे कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट वालों को कांग्रेस से निकाला जाता है यहाँ से, जो कि रीयूनियन इनका फिर लखनऊ सेशन में होता है। तो जो सूरत सेशन है, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट वालों को कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, और जो रास बिहारी घोष है उसको वहां पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है। सो द ए इज द वेरी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year IAS not ICS exam was conducted in India for the first time? पहली बार IAS की परीक्षा भारत में कब ली गई थी? 1949, 50, 51 या 53? 10 सेकेंड है आपके पास में और 10 सेकेंड में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इन विच ईयर IAS, IAS है नोट ICS, ध्यान से पढ़ना इसको, एग्जाम वाट कंडक्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? 1949, 1950, 1951, 1953? ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो बताइए मुझे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। सो गाइस करेक्ट आंसर विल बी बी। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है आईसीएस और एक है आईएएस। आईसीएस का मतलब है इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो आईसीएस का जो एग्जाम होता है वो आपका 1858 से आपका चल रहा था, लेकिन तो आईएएस है इसका नाम चेंज किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तो इसका नाम चेंज कर दिया हमने, ये बन गया आपका आईएएस। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। 1950 में फर्स्ट टाइम आईएएस का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए अटल बिहारी वाजपेयी वाज सोन इन एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2, 3 या 4? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने बार उन्होंने शपथ ली? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? 15 सेकेंड बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी was sworn in as India's prime minister for how many years? How many times? Sorry, 1, 2, 3 or 4? Simple one, and the correct answer will be C. 6 May 1996, 1 जून 1996 है ना तक, और उसके बाद में 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1990, ठीक है। और उसके बाद है आपका 13 अक्टूबर से लेके और मई 2004 तक इनका कार्यकाल रहता है, तो 3 बार टोटल। क्लियर? तो 3 इज द वेरी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर which among the following governor generals of India the public works department was started in 1848? आपके पास में है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे आपका जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है गाइस वो शुरू हुआ था 1848 में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग? ये कैनिंग के टाइम बताइए। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन 1848? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग? ए, बी, सी या डी? Under which among the following governor general of India the public works department was started in 1848? Lord Dalhousie, Lord William Bentinck, Lord Wellesley या Lord Viscount Canning? ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आपको बताना है सबको, तो मुझे बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। एंड द करेक्ट आंसर विल बी गाइस आपका है ई। ए आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो याद रखिए भूलना नहीं है सबको। ए इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आपका गाइस जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो आता है आपका, जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी। आज भी होता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आज भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनके टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट भारत में हुए थे, जैसे कि रेलवे का पैसेंजर ट्रेन आपकी चली थी इनके टाइम पे, है ना। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ शुरू हो गया था,
और उसके बाद में बात करूं तो आपका जो पोस्टल सिस्टम था वो भी आपका स्टार्ट हो गया था, पोस्टेज। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपकी इनके टाइम पे स्टार्ट होती है, डलहौजी के टाइम पे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। On which of the following charges Bal Gangadhar Tilak was arrested in 908? Murder of Douglas, seditions, opposition the age of consent bill, inciting Chapekar brothers to commit violence. 1908 में गाइस उनको जेल भेजा जाता है ना, मांडले उनको भेज दिया जाता है 1908 में, फिर वो रिलीज होके आते हैं 1914 में। सो आपको बताना है गाइस कि उनको जेल क्यों भेजा जाता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस बाल गंगाधर तिलक वाज अरेस्टेड इन 908। आपके पास में है 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपको आंसर बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको बताइए। On which of the following charges Bal Gangadhar Tilak was arrested in 908? Murder of Douglas, sedition, opposing the age of consent bill या inciting Chapekar brothers to commit violence? A, B, C या D? बताइए फटाफट से सब लोग। A, B, C या D? On which of the following charges Bal Gangadhar Tilak was arrested in 908? Murder of Douglas, sedition, opposing the age of consent bill, inciting Chapekar brothers to commit violence. सो करेक्ट आंसर क्या है गाइज मेरा? सी। सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर गाइज, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मुजफ्फरनगर जो बॉम्ब केस हुआ था गाइस, जिसमें जो प्रफुल्ला चाकी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और खुदीराम बोस हैं वो उनसे जुड़े थे। जो मुजफ्फर बॉम्ब केस था आपका, उसमें प्रफुल्ला चाकी और आपका जो खुदीराम बोस, ये इसके मेन कन्विक्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके बाल गंगाधर तिलक होते हैं गाइस, वो ये रेवोल्यूशनरीज होते हैं, इनको क्या करने लग जाते हैं, वो डिफेंड करने लग जाते हैं गाइस, है ना। उनका एक पेपर आता था केसरी, उसमें वो लेख लिखा करते थे इनके किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ गाइस, है ना। और इसको उन्होंने सही ठहराया था। मुजफ्फर जो आपका नगर जो बम केस था उसको उन्होंने सही ठहराया, केसरी में वो लेख लिखते थे। इसी के कारण गाइस उनको सेडिटेशन का जो चार्ज लगाया, है ना, और उनको मांडले जेल में भेज दिया जाता है, यानी बर्मा भेज दिया जाता है गाइस। तो ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो सी इज द वेरी बी इज द वेरी करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सेडिटेशन, बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी। बी इज द करेक्ट आंसर, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू इट। बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी। उसके बाद में है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, 10th क्वेश्चन। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज एवरीवन करेक्ट इट, बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। जस्ट स्लिप ऑफ टंग, मैंने सी बोल दिया था शायद, लेकिन इसका आंसर होगा आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following act provided, which among the following act provided that for direct control of Indian affairs by the British government? Government of India Act 1858, Pitt's India Act 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909 या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। ओनली 15 सेकेंड और 15 सेकेंड में आप सबको इसका आंसर करना है। विच अमोंग द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909 या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892? ए, बी, सी या डी? एंड करेक्ट आंसर विल बी गाइस आपका ई, ठीक है। जो आंसर क्या होगा आपका? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, है ना, जिसको हम क्वीन प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं गाइस, इससे जो
इंडियन अफेयर्स से उनका डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो 1858 आफ्टर द जो हमारा 1857 की जब क्रांति होती है गाइस, तब उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से उसका शासन है उसको अबोलिश कर दिया जाता है, और उसके बाद में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली इंडियन अफेयर्स को देखने लग जाती है। सो इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज एक बार मुझे आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताओ किसका कितना हुआ है, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा गाइज। आपके कुछ डाउट्स हैं तो हम कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर अप करेंगे गाइज, ठीक है। और गाइज अगर आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की पढ़ाई करनी है, तो आप मेरा प्लस कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके करवाए जाएंगे। कंप्लीट हिस्ट्री यानी पेपर 2 में आपको करवाऊंगा। तो जब भी आप कोर्स ले तो रेफरल कोड है शिव10, इसको अप्लाई करें, इससे मिलेगा आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। उसके बाद में गाइस जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, या तो 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का आपको लेना है, क्योंकि इसी से आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो पाएगा। एंड 4 तारीख से आपकी जो फी है गाइस वो बढ़ने वाली है। उसके बाद आपकी फी है वो इस तरह से हो जाएगी। ये आपका नया जो है प्राइस है वो होगा, यानी 30 to 40% आपका हाइक हो जाएगा। तो जिसको भी लेना है वो आप जल्दी से ले लीजिए, आज ही आप ले लीजिए, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है। तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए कि सर ये दिक्कत है, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे आपको? मल्टीपल कोर्सेज इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, डाउट सेशन, पीडीएफ फाइल, डायरेक्ट इंटरेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज होगी, होमवर्क क्वेश्चन, ये सब मिलता है आपको प्लस पे। ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मेरी फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आप, ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस। और आज की जो स्पेशल क्लास है हमारी वो है 4 बजे, और स्पेशल क्लास को अटेंड करने के लिए आपको एक अनलॉक कोड अप्लाई करना है, जिसका नाम है आपका शिव10। अनलॉक कोड है, तो इसको आप लगाओ, और जितनी भी फ्री क्लासेस है, जितना भी फ्री मटेरियल है, पीडीएफ्स हैं, वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे फ्रॉम द अनअकैडमी ऐप। सो गाइस थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और आपके सारे रेजोल्यूशन जो भी आपने आज डिसाइड किए हैं वो सब पूर्ण हो, और आप सबका जेआरएफ नेट जेआरएफ क्वालिफाई, ठीक है। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। सो फाइनली बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन।